नमस्कार दोस्तों, हमारे पास आ चुका है बायोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों को 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2025 के लिए 3 मार्च के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। पूरा नए पैटर्न पर रहेगा जैसा आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और एकदम आपका न्यू एकदम हल के साथ ये पैटर्न के साथ मॉडल पेपर है, ठीक है। कोण आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आज का इस पेपर का कोण है 348 GH कोण का, ठीक है। और इसमें टोटल जो प्रश्न रहेंगे 13 पेजों का है। अच्छे तरीके से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, पूरा आंसर के साथ रहेगा। यहाँ पर पूर्णांक 70 का रहेगा। समय आपका वही जो कि पेपर का रहता है नॉर्मल, आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट पूरा आप लोग यहाँ से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन और ध्यान से इसको समझते जाइएगा। यहाँ पर इसका नोट कह रहा है 15 मिनट प्रारंभ का पेपर पढ़ने के लिए है परीक्षार्थियों को निर्देश इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर 3-4 निर्देश जो भी हैं। एक इसमें कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी जहां पर आपको चित्र बनाने आवश्यक है वहां पर आपको डायग्राम भी बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा। यहां से आपका स्टार्ट है पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट है, और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर आपको यूनिक दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, अब क्वेश्चन स्टार्ट है। ऑब्जेक्टिव पहला, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखे। पहला नंबर क्वेश्चन, आवृत्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। आवृत्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष कैसा होता है, तो आंसर यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन है। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन के साथ शुरू में मैंने बताया है। ये होता है त्रिगुणित। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, अर्थात यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प जो है पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिडाल टेस्ट यानी बिडाल परीक्षण किस बीमारी के निदान के उपयोग में होता है। आप सभी को पता होगा, इसका आपका राइट हो जाएगा टाइफाइड, है ना। कौन सी बीमारी के लिए होता है बिडाल परीक्षण, तो टाइफाइड, याद रख लीजिएगा। और अगर नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है। जिन बच्चों को टेंशन हो रही है, बोलते हैं, कमेंट करते हैं भैया पास होना है, आराम से आप लोग ऐसे तैयारी करते जाना जैसे क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया था, हिंदी में देखो आपका पूरा पेपर ऐसे ही फंसा है, बायोलॉजी में भी आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका चौथा विकल्प सही है। ग नंबर क्वेश्चन 108, यहां पर लिखा क्या है, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने, यहां पर कर लीजिएगा, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो यहाँ पर 27 यानी कि 27 आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लास्ट है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण। किसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम, ये होता है गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता से, अर्थात तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग चूज कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है आने वाले हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय यानी बायोलॉजी में। और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न यहाँ पर है, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए, है ना। तो जैव विविधता क्षति के 2 कारण बताने हैं। मैं आपको 2 से ज्यादा ही बताऊंगा, जो भी आपको बेटर लगे याद कर लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि पेपर में 1-2 क्वेश्चन आप भूल जाते हो, तो उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ तैयार होना चाहिए, जिसके अनुसार आप लोग जो है आंसर को लिख सको। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जैव विविधता किसी भी क्षेत्र के जंतु एवं पौधों के कारण होती है। यदि किसी भी तरह स्थानीय जंतु एवं पादपों को क्षति होती है, तो वहां की जैव विविधता विविधता को भी क्या होती है, क्षति पहुंचती है या होती है, जिसके कुछ निम्न कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है वनोन्मूलन, वनों में लगने वाली अग्नि, वन प्राणियों, यहाँ पर कर लीजिएगा प्राणियों का शिकार, और पर्यावरण प्रदूषण। कई जगह क्या है भाई, जैसे यहाँ पर हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, है ना। तो मैं बता देता हूँ, जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक टाइपिंग की हो जाती है ऐसी, तो आप लोग समझ सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ख नंबर, मानवों में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो इसका हीमोफीलिया है और एक अवर्णांता भी होता है, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास का नंबर, आईयूडी का पूरा नाम बताइए या इसका संकेत अक्षर का रूप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आईयूडी का होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, IUD, ये इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है, याद कर लीजिएगा। एक आपका GIFT का भी कभी कभी आता है, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म वगैरह पूछने में या पूरा नाम पूछने में, तो आपको उनको करते जाना जितना मैं आपको कराता जाऊं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपके सामने मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
घ नंबर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो नील हरित शैवालिनी साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो इसका आपको कोई मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, कोई दो बताना है, तो दो से आप लोग ज्यादा भी बता सकते हो अगर आपको आ रहा है। वैसे यहाँ पर नॉस्टॉक और एनाबीना इस तरीके से बताए गए हैं, आप यहाँ पर कर दीजिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का एक चरण है और डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को छानने की तकनीकी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए खंडों को एक एगोरेस जेल पर रखा जाता है। यह वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें बड़े डीएनए के एक बड़े खंड पृथक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप अगर करना चाहो, वीडियो को रोकना चाहो तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा इरेज कर दिया हूँ, ठीक है। ये आपके 5 अंगा नंबर तक के क्वेश्चन जो कि है अति लघु उत्तरी है, ठीक है, यानी निश्चित उत्तरी। यहां से आपका स्टार्ट होगा अति लघु का क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें आपका दूसरा, यहां से तीसरा क्वेश्चन का पहला नंबर देखिए, का नंबर चिकित्सीय सगर्भता समापन जिसे बोलते हैं एमटीपी, इसका भी पूरा नाम पूछता है कभी कभी। इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म बोले तो, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन कराता जाऊं, अब आपके पास समय बहुत ही कम है, ऐसे में हर क्वेश्चन को आपको करते जाना है, ठीक है। एमटीपी का भाई पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, चिकित्सीय सगर्भता समापन। चलिए इसका आप आंसर देखिए। तो यहाँ पर एक कभी कभी इसमें यहाँ पर इसरी कर लीजिएगा कि कुछ विशेष संरचनात्मक या क्रियात्मक स्थिति के कारण स्वतः गर्भपात हो जाता है, किंतु आजकल परिवार के सीमित रखने के लिए या परिवार को सीमित यानी कम रखने के लिए उद्देश्य से गर्भपात किया जाता है। गर्भ समापन या एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पर देख सकते हो, इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर इससे क्या तात्पर्य आप समझ गए होंगे, ये होता है एक प्रकार से कृत्रिम गर्भपात, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत। मानव इंसुलिन के बारे में प्रश्न यहाँ पर आया है खा नंबर में, ठीक है। चलिए, इंसुलिन एक जैव लघु प्रोटीन हार्मोन है। यह आभाराय के कोशिकाओं के द्वारा बनता है और यह रुधिर यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर ग्लूकोज पर निर्भर करता है ना। माता के रुधिर से जो भी मतलब ग्लूकोज उसमें होता है उसी पर डिपेंड करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की जब माता के शरीर में रक्त बढ़ जाता है ना, इस प्रकार से इसे मधुमेह का एक नाम भी दिया गया है ना। मधुमेह रोग भी हो जाता है कभी कभी, आपने सुना होगा इस रोग के बारे में। इसके बाद है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, तो दोनों को आप देख लीजिए, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सारे इस पेपर में रखे गए हैं, तो क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करिएगा। आपके पास हो सकता है मान लीजिए क्वेश्चन बैंक होती है, काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग इनको टिक करते जाना उसमें, ठीक है। चलिए, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है, ठीक है ना, तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं और इस प्रकार की प्रतिरक्षा को बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। बात कर ले निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यहां पर आपने पूरा दोनों को अच्छे समझा, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। अब आपको कर लेना है इसका क्या, स्क्रीनशॉट। चलिए तो यहां से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके पास है घ नंबर, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। ये क्वेश्चन भाई बोर्ड एग्जाम में छपेगा इस बार, ठीक है ना। डीएनए आरएनए में अंतर, यहां पर पहली बात तो एक अंतर ये हो जाता है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप अंतर वाला एक यहां पर फुल फॉर्म का भी अंतर बता सकते हो। दूसरा आपका इनमें शर्करा का भी फर्क है, जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में आपका राइबोज शर्करा होती है, आपका इस प्रकार से एक हो गया। और बाकी आपका यहाँ पर देख सकते हो आरएनए में न्यूक्लिक बेस यूरेसिल होता है और जबकि डीएनए में आपका थाइमिन। इनमें एक बेस में भी डिफरेंस होता है कुछ इसी तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर अंतर दो ही बताना, वैसे मतलब याद करके जाइएगा, कम से कम चार अंतर याद करिएगा। कभी कभी ये मतलब 2 से 3 नंबर से ज्यादा में आता है, तो वहां पर थोड़ा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, है ना। और डीएनए आरएनए से बायोलॉजी में क्वेश्चन बनते ही है। चलिए अंगा नंबर देखिए, पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित करिए। क्या होती है उत्पादकता, यहां से देखिएगा इसका आंसर। तो यहां से इसका देखिए आंसर, पारिस्थितिक उत्पादकता एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास के रूप में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रतिशत दर्शाती है। सरल शब्दों में यह पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास के निर्माण की दर है। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी ट्रैफिक स्तरों पर बायोमास का एक विशिष्ट प्रतिशत उपलब्ध है।
यहां से आपका स्टार्ट है, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आपका पहला नंबर का प्रश्न क्या है, देखो इसमें, एक मिनट, हमारा जो पेन है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। मतलब उत्परिवर्तन होता क्या है, इसमें उदाहरण भी देना है। चलिए आंसर देखिएगा। उत्परिवर्तन विरासत में मिल सकते हैं और एक जाति के प्रजाति के भीतर आनुवंशिक भिन्नता और अंततः विकास में योगदान दे सकते हैं, और ऐसा अक्सर तब होता है जब उत्परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव होता है, ठीक है। उदाहरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यदि उत्परिवर्तन होता है तो वह जीन जो कोशिका को हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, लोगों को मलेरिया से बचा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं दो प्रयोगों को बताइए। यहां से इसका आंसर देखिएगा। आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उपयोग दवा उत्पादन में वैसे कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से देखिएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये इसका कृषि के क्षेत्र में हो गया, चिकित्सा में हो गया, है ना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई जगह पर इसका यूज होता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आप तकनीकी वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग में, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना। तो इस प्रकार से विशिष्ट जीन को चुना जा सकता है, प्राप्तकर्ता जीन प्रत्यारोपित किया जा सकता है। आप इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी दीजिए। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड वे इकाइयां हैं जो डीएनए और आरएनए बनाती हैं और वे आनुवंशिक जानकारी ले जाती हैं जो जीवित जीवों की विशेषताओं और कार्यों को निर्धारित करती हैं। डीएनए की भूमिका आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना है जो किसी जीव के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्देशों को एनकोड करती है। घ नंबर देखिए, न्यूमोनिया और अमीबता के लक्षण बताइए। अमीबता क्या है, न्यूमोनिया क्या है, इन दोनों के बारे में बताना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से आंसर आपके सामने है। न्यूमोनिया एक फेफड़े का संक्रमण है, जो कि आपने सुना होगा किसी बच्चे को न्यूमोनिया हो गया, है ना। कुछ इस तरीके की बीमारियां होती हैं फेफड़े की, जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम इस तरीके का होता है ना, प्रॉब्लम। तो ये फेफड़े का संक्रमण है जो आपको बीमार कर सकता है। यह तब होता है जब रोगाणु आपके फेफड़े में चले जाते हैं और इसके लक्षण में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई आदि होती हैं। अमीबता की बात करें, अमीबता मानव की बृहद आंत में पाया जाने वाला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी से अमीबता यानी अमीबियस होता है। इसमें क्या क्या होता है देखो, तो कब्ज हो गया, उदरीय पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म मल, है ना, रक्त के थक्के वाला मल। इस रोग के घरेलू मक्खियां जो इसका प्रमुख वाहक होती हैं। कुछ इस तरीके की बीमारियां इसमें होती हैं अमीबता में। फिर इसके बाद यहां से आप देखोगे 5वां क्वेश्चन स्टार्ट है। इसमें का नंबर दिया है, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन करिए। इसका आंसर यहां से देखिएगा। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोगों में एंटीबायोटिक्स और टीके, विटामिन और खनिज पूरक आदि का उत्पादन शामिल है। बैक्टीरिया, कवक और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पौधों और जानवरों के लिए दवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं जबकि कुछ सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के लिए उपयोगी भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, एलर्जी पर एक टिप्पणी दीजिए। एलर्जी क्या होती है? तो चलिए इसका आंसर देखिएगा। एलर्जी जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण में मौजूद ऐसे पदार्थों पर प्रतिक्रिया करती है जो ज्यादातर लोगों के लिए हानि रहित होते हैं। इन पदार्थों को एलर्जेंस के रूप में जाना जाता है और ये धूल के कण, पालतू जानवर, पराग, कीड़े, टिक, फफूंद, खाद्य पदार्थ और दवाओं में पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना एलर्जी क्या है? तो भाई एक बार पुनः से आप लोग समझ लेना। अगर कोई दिक्कत है स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग करते जाना साथ में, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो थ्योरी है ज़्यादातर। अब आपको बायोलॉजी में ज़्यादातर क्या मिलेगी? थ्योरी मिलेगी, है ना। फिर इसके बाद जैसे हम फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स में आपको थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल डेरिवेशन यहाँ पर मिलेंगे। केमिस्ट्री में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो रिएक्शन वाला पोर्शन ज़्यादातर मिलेगा। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास में आपको जल्द लाऊंगा, ठीक है ना। बायोलॉजी के साथ साथ ही करेंगे क्योंकि उनमें आपका इन पेपर में ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो चलिए एलर्जी के बारे में समझ लिया। इसके बाद यहां से क्वेश्चन आपका ग नंबर है, अतिदोहन एवं सह विलुप्तता पर एक टिप्पणी लिखिए। यहां पर देखिएगा, पहला, अतिदोहन से तात्पर्य प्रजातियों के असंवहनीय उपयोग से है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जनसंख्या में कमी आती है और जैव विविधता को खतरा होता है। और सह विलुप्तता को बात करें को एक्सटेंशन की, तो एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। उदाहरण के लिए
एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी क्या होते हैं, विलुप्त होने लगते हैं और आवास नहीं होता। क्योंकि मतलब जैसे आप जानते हो, अगर आप जंगल में जाओगे और जंगल के पेड़ आप लोग काट दोगे, जंगल को खत्म कर दोगे, तो जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। यहां पर वही चीज बताई गई सह विलुप्तता कि अगर किसी पर आधारित चीज कोई दूसरे पर आधारित है और आप उसको खत्म कर दोगे तो उस पर आधारित चीज भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और वही चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए यहां से है आपका क्वेश्चन, मानव में पाए जाने वाली किन्हीं तीन क्रोमोसोमीय सिंड्रोम यानी विकारों को बताइए। तो यहां पर डाउन सिंड्रोम एक होता है, जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त नवजात बच्चे शांत और गंभीर रहते हैं, बहुत कम रोते हैं जब पैदा होते हैं। कई नवजात हृदय और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल दोषों के साथ जन्म लेते हैं और उनकी मांसपेशियों में थोड़ी सी कमजोरी होती है या कमजोर होती है उनकी मांसपेशियां। उनका सिर जो होता है छोटा, चेहरा चौड़ा चपटा होता है और नाक छोटी होती है, गर्दन के पीछे की ओर अतिरिक्त चमड़ी होती है। और यह दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिभूलता का उदाहरण है। इस प्रकार से यहां पर पूरा देख सकते हो, यहां पर ये बताया गया है। इसके बाद दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। एक इसमें होती है केवल और केवल फीमेल्स में, ठीक है ना। क्लाइनफेल्टर के बारे में है, तो 3 गुणसूत्री विकार यहां पर बोला है ना। यहां पर कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ये घ नंबर इसमें 3, तो जिसमें एक आपका डाउन सिंड्रोम है विकार पहला नंबर, दूसरा टर्नर सिंड्रोम है, तीसरा क्लाइनफेल्टर है ना। इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप आ जाओगे क्वेश्चन 6 में, जिसमें पहला है प्राकृतिक वर्णन पर टिप्पणी। प्राकृतिक वर्ण क्या है, जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच पाते हैं जो योग्यतम होती हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं डार्विन के अनुसार। यहां से कुछ इस तरीके से ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक वर्णन पर टिप्पणी। फिर यहाँ पर दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप में विभेद करिए। तो यहाँ पर देखो, दृश्य प्रारूप को हम फिनोटाइप बोलते हैं और जीन प्रारूप को हम जीनोटाइप बोलते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर जीवधारियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्राप्त संतानों के बाह्य रूप अनुपात को दृश्य प्रारूप या समलक्षणी यानी फिनोटाइप कहा जाता है। और बात करें जीनोटाइप की, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर पूरा थ्योरी को समझ सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इस तरीके से यहाँ पर मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी लक्षणों को बताइए। जैसे कि यहाँ पर तने की लंबाई, फूल का रंग, फूल का स्थान, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, है ना। अब इसमें मेंडल ने यहाँ पर 3 नियम दिए थे। एक आपका स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम था, एक प्रभाविता का नियम था, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 3 नियम मेंडल ने दिए थे। वो नियम भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक में बोर्ड एग्जाम में वो आएंगे, ठीक है ना। तो 3 से 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम देखेंगे है ना बहुत ही जल्द। तो बाकी आप लोग अभी देख लीजिए इतना, यहाँ पर कितने जोड़ी भी प्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर 7 जोड़ी जो कि आपके सामने पूरे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद घ नंबर में टिप्पणी पूछा है, तो जैव सूचना विज्ञान के ऊपर टिप्पणी हो गया, एमनियोसेंटेसिस के ऊपर टिप्पणी हो गया। फिर यहाँ से लॉन्ग के क्वेश्चन आ जाएंगे जिन्हें आप भी दीर्घ उत्तरी बोलते हो, ठीक है ना। जैव सूचना विज्ञान क्या है, यहाँ पर ये लिखा गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एमनियोसेंटेसिस हो गया। लॉन्ग के क्वेश्चन पर देखिए, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में यहाँ पर है द्विसंकर क्रॉस चेकरबोर्ड की सहायता से वर्णन। 8वां प्रश्न, आवृत्तिबीजी पौधों में त्रिसंलयन की क्रियाविधि का वर्णन एंड अथवा इसी का दिया है निम्न पर टिप्पणी। जैसे कि मानव रक्त में लसिकाणु अपसारी विकास। एंड 9वां क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध। और अथवा में इसी का है टिप्पणी पूछा है, जिसमें का नंबर क्वेश्चन मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियां और संक्रामक रोग। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर है। इतना पेपर आपका आने वाला है 3 मार्च बायोलॉजी के दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है रहेगा और आपको पूरा सोल्यूशन मैंने बताया कैसे करना है। तो आज का पेपर का कोड हमारा क्या था भाई, यहाँ पर 348 GH, है ना। और बहुत ही जल्द आपको और 7 सेट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बायोलॉजी में आपका 50 प्लस जाएगा 70 में, ठीक है, आराम से। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो अब मिस ना हो।